ब्रेन ड्रेन माने क्या? गांव में ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन की भुर्जी बनेगी गांव में, और क्या होगा? तुम कौन सी रोमांटिक फैंटेसी में हो? एक टॉन्ट भी मारा जाता है आचार्य जी की, अरे लोग पढ़ के निकल जाते। अच्छा, पढ़ के नहीं निकले, मैं वापस आ रहा हूँ, अब बताओ क्या करूँ? यहाँ तुम IIT मद्रास के मंदिर में बैठे हुए हो, तो ये एक लग्जरी है कि अब मैं यहाँ बैठ के कल्पना कर रहा हूँ, आहा, गाँव में क्या स्वच्छ नदी बहती है, उसमें हंस डोलते हैं, उसमें कमल खिलते हैं, उसमें सुंदरियाँ स्नान करती हैं, और मैं वहाँ पर जा करके बिल्कुल पीड़ा करूँगा। जिस दिन गाइड से प्रेशर आ गया, उस दिन गाँव याद आना शुरू हो जाता है। मेरा गाँव कितना अच्छा था, वहाँ कोई कुछ नहीं करता था, वहाँ ना कोई गाइड था, ना कोई प्रेशर देने वाला था, मुझे मेरे गाँव जाना है। जैकी चैन वगैरह और ये शाहरुख खान, तो इन्होंने मैनिफेस्ट किया था कि एक दिन हम कुछ बनेंगे, तो वो चीज़ उनको अब मतलब लास्ट में या फिर आगे जाके मिली उनको। तो मेरा ये मानना है सर कि ये कितना ठीक है कितना गलत। मुझे वो हिरण मेरी गोद में चाहिए। तुम बताओ मैं कितनी सदियों तक सोचूं यहाँ बैठ के, तो वो आएगा। और हिरण भी नहीं चाहिए मुझे, डायनासोर चाहिए। मैनिफेस्ट कराओ। अच्छा जी, मेरा एक सा बात है तो थोड़ा पर्सनल है, पर आई थिंक मैनी कैन रिलेट इट। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ तो थोड़ा मेरा मैथ स्किल थोड़ा है, अच्छा है। तो हाई स्कूल टाइम से 6 to 9 कोई भी मुझे पर्टिकुलर नहीं कब मैं डिसाइड किया ये एग्जैक्टली, बट मुझे जब सोचता हूँ हाई स्कूल टाइम में ही डिसाइड कर लिया था। मान लो कैसे आसान से मैं कुछ कंडीशनल रख लिया था। अगर मुझे लव मैरिज करना है 25 का अंदर करना है, अगर अरेंज मैरिज करना है 25 से 30 तक करना और है। ये फैसला किस उम्र में करा था? मैं जब लोग को देखते 15। हैं ना, हाई स्कूल टाइम में हम लोग सोच लेते हैं, क्योंकि जल्दी क्योंकि पढ़ाई करना है, 25 तक का पढ़ाई करना है, और उसी बीच में कोई मिला तो लव मैरिज हो जाएगा, नहीं तो अरेंज मैरिज के लिए 30 तक। 30 के तो कोई नहीं मिला, मैं शादी ही नहीं करूँगा। ऐसे ही कुछ है। तो 30 तक पढ़ाई कैरियर बनाना है तो कर लेंगे, तो यही सोच के। और जब मास्टर्स किया था, जॉब नहीं हो रहा था, PhD कर लेते हैं। तो एक इंस्टीट्यूट गए, ये कैरियर आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, मेरे पास तो टाइम है। पर यही बात इंटरव्यू पैनल को भी बोला था, वो लोग लास्ट क्वेश्चन बोले थे तुम्हारे पास 4-4.5 साल है, तो बोला हाँ है, पर मैं चाहता हूँ 30 to 35 आई विल स्पेंड विथ माई फैमिली। तो जाके जो भी कैरियर बन गया वहीं पे ब्रेक लगाना है, वापस आना है, ताकि क्योंकि 15 साल से 10th के बाद मैं बाहर हूँ, तो देखा जाए तो हम रिटर्न बैक नहीं कर पाए फैमिली को, वो भी एक था टाइम। पर 30 अभी 31 होने वाला है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा PhD जो शुरू किया था वो ख़त्म नहीं हो पा रहा था। तो ये जो शुरुआत का जो फ्लेक्सिबिलिटी था, अभी वो रिजिड है। वो चीज़ DC को बोलता हूँ तो तुम्हें नहीं चाहिए तो PhD MS लेके निकल जाओ, तो तुरंत 1 महीने के अंदर तुम्हें मिल जाएगा डिग्री। और PhD चाहिए तो तुम्हें 1-1.5 साल और रहना होगा। तो ये चीज़ें अभी कभी कभी लगता है हमें खुद को ही डिग्रेड करा, इतना सालों तक बाहर रुका फैमिली के बाहर, ये सोच के कैरियर बना के वापस जाऊँगा, जहाँ नहीं तो ब्रेक। वो ब्रेक नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि 5 साल दे चुका है, 6 साल होने वाला है, पर वो ब्रेक अभी लगा लूँगा तो 5 साल का मेहनत बेकार हो जाएगा। तो कभी-कभी लगता है ऐसे ही करते-करते मेरे गाँव का जो बाहर है रुके हैं, अभी तो वापस नहीं जा पा रहे। वो स्कूल टाइम, वो जो हाई स्कूल टाइम में वही डिबेट देता था, ब्रेन ड्रेन कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के, जब स्कूल का डिबेट होता था मैं खुद ही देता था। तो वही चीज़ आ जाता है क्वेश्चन मार्क, देखो तुम खुद ही दे रहे थे, अभी देखा जाए तो तुम, हमें पता नहीं कब कब तक हमारा लाइफ है, पर यही करते सोचते-सोचते हमें बाहर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन यही है, ये ब्रेक हम नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ तुम मतलब करोगे क्या गांव जाके? वो इसी चीज़ के लिए वापस नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम जो सोच के आए थे गाँव जाके नहीं हो पाएगा, यहीं आके ही करना है। तो जब पता नहीं जा सकते तो फिर सोच क्यों रहे हो उस बारे में? बचपन से सोचा है, वही लेके तो आगे तुम बढ़े बचपन हो। में अब अभी थोड़े ही हो। यूटर्न, मुझे लग रहा है हमें यूटर्न ले रहे हैं चीज़ें। यू टर्न ले लो भाई। अब जब दोनों बातें मत करो, एक बात करो। यू टर्न ले लो, गांव चले जाओ। गांव में क्या करोगे? हिंदुस्तान में गांव क्या होता है हम जानते हैं। चीज़ें हिंदुस्तान का गांव फिल्मी गांव तो होता नहीं है। हिंदुस्तान का गांव यूरोपियन गांव तो होता नहीं है कि शुद्ध स्वच्छ कंट्री साइड है जहाँ पर साफ हवा और साफ ज़मीन, क्यों नहीं हो पाता है, हम क्यों नहीं बना प्रेम से पाते भरे ये हुए चीज़ें? लोग। अब गांव माने ये तो होता नहीं है। हिंदुस्तान में गांव का क्या अर्थ है हम जानते हैं, ठीक है? तो मैं बस पूछ रहा हूँ तुम करोगे क्या गांव जाके?
वही मिल नहीं रहा है इसलिए नहीं जा अरे पा रहे। दे दो ना, वो बोलेंगे तो कैसे बोले बेचारा, कैसे जवाब दे। वही सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है इसलिए हम लोग यहीं पे पढ़े हैं, पर अरे तो जब लग रहा है सवाल का कि जवाब नहीं मिल रहा है कि क्या करना है, तो इसका मतलब वहां जाने की तुम्हारे पास कोई वजह है ही नहीं ना। हाँ यही होता है। हाँ, तो जब वजह ही नहीं है तो उसके बारे में सोच ही क्यों रहे हो? क्या सोच रहे हो? पेरेंट्स ये सब वही पे तो है। अच्छा, तो ये होता है ना कि पेरेंट्स को भी गांव से बाहर निकाल लो, तुम वहां जाके क्या करोगे? पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, उन्हें थोड़ा जिंदगी का एक्सपोजर मिलेगा, कुछ देखेंगे बाहर, कि नहीं उनके लिए भी यही अच्छा है। तुम वहाँ क्या करोगे जाके? पूछ रहा हूँ बस, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे तो क्या गांव के तुम्हारे प्रांत का भी नाम मुझे नहीं पता, पर मुझे हिंदुस्तान पता है और मैं जानता हूँ हमारे गांव कैसे होते हैं। तुम्हें जाना है गांव? नहीं, कभी नहीं। नहीं मैं जब भी ये सोच रहा था स्कूल टाइम में था, हम लोग सोच रहे थे अरे यार, स्कूल टाइम से पहले और चले जाओ ना। जब 4 साल के थे तो तुम सोचते थे तुम लोको पायलट बनोगे। सबसे अच्छा लगता था कि वो ट्रेन आई और उसमें वो कोयले वाला स्टीम इंजन है और बड़ा बढ़िया लगता था, छक 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 छक। तो लोको पायलट बन जाओ। बचपन की बात बचपन के साथ दफन हो गई ना, अब क्या करना है उसका? एक उसको हम बोलते ही हैं बचकानी बात। बचकानी बात वो हो गई, निकल गई। आगे बढ़ो। गांव अगर चाहिए भी तो जाओ जर्मनी के गांव में रहो। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? ले जाओ पेरेंट्स को और जाओ रहो जर्मनी के गांव में। बिल्कुल सही बात है। यू ओव इट टू देम, डू दैट। तो हम जो टाइम लगाते हैं वो टाइम के हिसाब से जब नहीं होता है कैसे डील करें ये चीज़, जो पीएचडी नहीं हो रहा है कितना हद तक। अभी कभी लगता है एक इसका साल कुछ के नहीं बाद है, भी वो वही झेलो, सीन वो आएगा। झेलो। जिस काम में आदमी प्रेमवश आया होता है वहां पर समय का पता नहीं लगता, पर जिस काम में आदमी ट्रांजैक्शनल आधार पर आया होता है वहां तो समय गिनेगा ही ना, क्योंकि आरओआई तो टाइम डिपेंडेंट होता है। किसी ने आपसे कहा कि आपके पैसे पर वो आपको 10 रुपए देगा, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, उसने कहा आपके पैसे पे 10 रुपए दूंगा 1 साल में, तो आप खुश हो जाओगे, आप कहोगे माई इन्वेस्टमेंट इज वैलिड। और वही वो 10 रुपए दे 5 साल में, तो आप चिल्लाओगे, आप कहोगे यार पैसा लगाया और 10 रुपए 1 साल में मिलना था, 5 साल में मिला, तो आप टाइम गिनोगे ना। तो जब आपके काम से, माने आपकी रिसर्च से आपकी जब रिलेशनशिप ही ट्रांजैक्शनल है तो वक्त तो आप गिनोगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसमें तो यही है फिर कि हाँ भाई अब वक्त लग रहा है। दैट्स एन इनबिल्ट पार्ट ऑफ द डील, दैट्स एन अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द ट्रांजैक्शन। ये हो सकता था, हो रहा है, अब क्या करोगे? ऑलमोस्ट लाइक बाइंग अ शेयर। आप जब स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, आपने कुछ खरीदा तो उसमें ये अनसर्टेनिटी आपको पहले ही पता है ना कि स्टॉक गिर भी सकता है। अब गिर गया तो आप उसमें शिकायत थोड़ी कर सकते हो। वैसे ही आप जब पीएचडी करने आए हो तो ये अनसर्टेनिटी आपको पहले ही पता है कि 3 साल में भी हो सकती है और 7 साल भी लग सकते हैं। आपके अब लग रहे हैं 5-6 साल, तो ये तो पहले ही पता था ना, डे 1 से पता था। तो अब उसमें क्या आप क्यों? देखो, बहुत सारे हमारे सवाल बस ये हैं कि मुझे अपने कर्मफल से बचना है। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हो ना, उसका जो फिलोसॉफिकल बेसिस है वो ये है कि मज़े तो लेने हैं, कीमत नहीं चुकानी है। आपको पीएचडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको आज मिल जाए, ठीक है, आज मिल जाए और उसके बाद बढ़िया से कहीं जॉब वॉब भी मिल जाए रिसर्चर की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो तुमने ट्रांजैक्शन किया है उसी कीमत चुकाने से कतरा रहे हो। यही तो है ना, कह रहे हो काम भी हो जाए और कीमत भी ना देनी पड़े। तो ऐसे तो होगा नहीं, ये तो जगत है, ये तो ट्रांजैक्शंस का अड्डा है। यहाँ तो हर आदमी किसी से भी रिलेट क्यों करता है? कुछ पाने के लिए। यहाँ तो सब कामनावश ही काम करते हैं।
जहाँ कामना होती है, ऐसे कहा जाता है कि जहाँ काम वहाँ दाम। जहाँ कामना है वहाँ दाम चुकाने पड़ते हैं, और कामना के दाम जब भी चुकाओगे बुरा ही लगेगा। ये कामना है, ये कामना है मेरी, ठीक है। मुफ्त में मिल जाए तो कैसा रहे, मुफ्त में मिल जाए तो कैसा रहे। ज़्यादातर तुम लोगों के सवाल उसी दिशा से आ रहे हैं कि चीज़ तो मिल जाए जो चाहिए और उसके दाम भी ना चुकाने पड़े। जो अनसर्टेनिटी है और जो अप्स एंड डाउन्स हैं आप लोगों के पीएचडी करियर के, दे आर पार्ट ऑफ द डील, दे आर एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द एंटायर पैकेज। नाउ हैविंग सेड yes to the package, how can you say no to the uncertainty? How? और अगर उसमें से अनसर्टेनिटी हटाओगे तो पैकेज भी बदल जाएगा, फिर वो पैकेज भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा ना। और अगर वो पैकेज ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया तो क्या पता फिर तुमको ही पीएचडी में एडमिशन मिला होता कि नहीं मिला होता। मान लो ये हो जाए कि आईआईटी मद्रास की एक बहुत टॉप क्लास पीएचडी है जो सबको 3 साल में गारंटीड मिल जाती है, नो अनसर्टेनिटी, तो फिर पीएचडी प्रोग्राम के लिए कंपटीशन कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा। फिर तो हो सकता है तुम्हें एडमिशन ही ना मिले। जैसे जेई में होता है कि 4 साल में गारंटीड बीटेक विद प्लेसमेंट्स, तो वहाँ एडमिशन मुश्किल हो जाता है ना। सोचो पीएचडी में से भी अनसर्टेनिटी निकाल दी जाए तो तुम्हें क्या एडमिशन भी मिलेगा? तो बेटा उसी अनसर्टेनिटी जिसकी तुम शिकायत कर रहे हो, उसी अनसर्टेनिटी के कारण तुम पीएचडी कर पा रहे हो। शिकायत मत करो। नहीं, दाम चुका रहे हो बट ग्रज के साथ। दाम चुका रहे हो पर कलपते हुए, मैं 1.5 साल क्यों लग रहा है, मैंने नहीं लगा। जैसे छोटा स्कूली बच्चा होता है, उसको स्कूल के लिए तैयार कर रहे होते हैं ना, ड्रैगिंग हिज फीट, नहीं जाना नहीं जाना, फिर उसको पकड़ के बस में फेंका जाता है, तब वो जाता है। ये क्यों कर रहे हो? तुमने एक डील पे साइन किया है, जब साइन कर दिया तो कर दिया। या तो अपने सिग्नेचर्स रिवोक कर लो, सीधी सी बात है। इतना बुरा लग रहा है तो मत करो ना, पर करना भी है, मधुर फल भी चखना है, डॉक्टर भी लगवाना है और दाम भी नहीं चुकाना है, गांव भी जाना है। पुरानी वही कौन सी रोमांटिक फैंटेसी है, गांव जाऊंगा, क्या करोगे? समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करोगे? ब्रेन ड्रेन माने क्या? गांव में ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन की भुर्जी बनेगी गांव में, और क्या होगा? तुम्हारे गांव में दुनिया के टॉप ब्रेन्स पहुंच गए तो क्या करेंगे? उन्हीं घर के, वो भी घर में झाड़ू मारेंगे और क्या करेंगे? मैं अभी जाती हूँ तो घर में वही होता है कि पापा जी आए हैं, खाना परोस के दो। ये है, ये रहा ब्रेन। ये आईआईटी मद्रास में पीएचडी करने वाला ब्रेन है। ये अपने घर जाएगा तो झाड़ू लगाएगा, झाड़ू लगाएगा। तुम कौन सी रोमांटिक फैंटेसी में हो? ब्रेन से नहीं होता, इंस्टीट्यूशन से होता है। और कह दो इंस्टीट्यूशन मैं एस्टैब्लिश करूंगा, उसके लिए कैपिटल चाहिए होता है। तुम कौन हो? तुम क्या कर लोगे गांव में जाके? बड़ी खूब चलता है, पढ़े लिखे लोगों को गांव जाना चाहिए। गांव में क्या करेंगे? खुले में टॉयलेट। गांव में तो यही होता है। एक टॉन्ट भी मारा जाता है आचार्य जी की, अरे लोग पढ़ के निकल जाते। अच्छा, पढ़ के नहीं निकले, मैं वापस आ रहा हूँ, अब बताओ क्या करूँ? क्या करूँ? दूसरी बात, चलो मैं कर भी लूँ, मेरी कर्मठता है, मैं कर भी लूँ। मैं जिनके लिए करूँगा वो स्वीकार करेंगे मुझे? गांव में मैं चलो जान देने को तैयार हूँ, गांव के कल्याण के लिए मैं हूँ तैयार, सचमुच तैयार हूँ। मैं चला गया, मैंने गांव में जान लगा दी। गांव के लोग ऐसे हैं कि बदलना चाहते हैं? नहीं। तुम जान बाद में लगाओगे और तुम्हारी जान पहले निकाल देंगे। तुम जाके गांव में कुछ अच्छा काम करने की सोचो, साल से पहले मर्डर ना हो जाए तुम्हारा। तो जी अच्छा जी, ये मैं अपने पिताजी को बोलती हूँ। तुम गांव में जाकर कुछ बहुत अच्छा करने की सोचो, फिर देखो तुम्हारा गांव की दुर्दशा अगर है तो इसके कारण बाहरी तो हैं ही, इसके कारण भीतरी भी हैं। वो जो ग्रामीण मन है, क्या वो सचमुच बदलना चाहता है? नहीं, वो तो प्राइड लेता है अपनी ट्रेडिशंस में, उसको तो गर्व है अपने पिछड़ेपन में। वो अपने पिछड़ेपन को पिछड़ापन तो मानता ही नहीं है ना, वो अपने पिछड़ेपन को क्या मानता है?
सांस्कृतिक विरासत, तुम उसको जाके चैलेंज कर लोगे। हाँ, तुम्हें एंटी नेशनल भी घोषित कर देंगे, तुम्हें धर्मद्रोही भी घोषित कर देंगे, तुम पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी मुकदमा लगेगा, तुम पर ब्लास्फेमी का भी केस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ। क्योंकि जो ग्रामीण पिछड़ापन है उसका बहुत बहुत बड़ा संबंध लोकधर्म से है। मैं यहाँ पर सबको समझा रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अपना माहौल बदलो, ज़्यादा उन्नत माहौल की तरफ निकलो, बाहर निकलो। और तुम कह रहे हो मुझे गांव वापस जाना है। आचार्य जी, इसी से रिलेटेड है। मतलब मैं अपने घर की, अपने पूरे परिवार की पहली लड़की, लड़का लड़की कोई भी नहीं निकला अभी तक, उसने ग्रेजुएशन कभी नहीं किया, मैं ही हूँ जो पहली निकली हूँ। और मूवीज़ वगैरह में इस तरह से होता है कि अरे देखो गरीब तो बेचारा इस तरह से है, उसकी सेवा करनी चाहिए गरीबों की। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है, इतनी एजुकेशन, हर चीज़ उपलब्ध है, तुम्हें स्कूल हैं, मिनिमम प्राइस पे मिल जाता है। वो लोग गरीब है, दारू पी लेगा, किस किस तरह चीज़ों में वेस्ट कर देगा, लेकिन वो पढ़ाई पे नहीं लगाएगा पैसा। गरीब इसलिए है क्योंकि उसके पास कुछ सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जिसमें से पहली है भाग्यवाद। जी। कहीं दूर कोई ऊपरी शक्ति बैठी है जो सबके भाग्य को लिखती है। तो मेरे साथ जो हो रहा है मैं उसे बदल कैसे सकता हूँ? भाग्य विधाता तो कोई और है। तो जब तक धर्म का ये विकृत रूप प्रचलित रहेगा, ग्रामीण परिदृश्य बदलने वाला नहीं है। और जिस तरह का धर्म, विकृत धर्म प्रचलित हो गया है भारत में, उसमें भाग्यवाद रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जब आपने अपने क्रिएटर और कंट्रोलर को कहीं बाहर स्थापित कर दिया तो आपकी फेट भी फिर बाहर से डिक्टेट हो रही है ना। अगर फेट बाहर से डिक्टेट हो रही है तो आप मेहनत करो तो उससे लाभ क्या? फिर तो आपको अपनी हर तरह की नालायकी को जस्टिफाई करने का भी एक तरीका मिल जाता है, अच्छा बहाना। मैं नालायक हूं, क्यों हूं? मेरे पिछले जन्मों के पाप हैं। मैं नालायक हूं, मैं दुर्दशा में हूं, मेरे पिछले जन्मों के पाप हैं। और आगे बढ़ो तो कि मुझ पे भूत चढ़ जाता है, मैं इसलिए लोगों को मार पीट देता हूँ। जी अच्छा जी। वो वहाँ उधर बरगद के पेड़ पे वो जो रहता है ना, वो मुझ पे चढ़ गया था, मैंने इसलिए मार पिटाई कर दी दारू पी के। मैं बुरा आदमी थोड़ी हूँ, गलती मेरी थोड़ी ही है। गलती कभी भगवान की है, कभी भूत की है। जब तक ये सब रहेगा तो जो ग्रामीण मंजर है वो बदलने वाला नहीं। इसी से फिर जातीयता निकलती है। गांव का एक बहुत बड़ा अभिशाप है जातीयता, कास्टिज्म। वो कहाँ से आती है? यहीं से तो आती है कि जो ऊपरी शक्ति बैठी है उसी ने तो चतुर्वर्ण रचे हैं और उसने अलग अलग जातियां बनाई हैं और उसी ने कहा है कि कौन सी जाति श्रेष्ठ है और कौन सी हीन है। तो जब ऊपर वाले ने ही ये सब कर दिया है तो हम होते कौन है जातिवाद को चुनौती देने वाले? ये चलता है गांव में। अच्छा जी, इसी के रिगार्डिंग ऊपर वाले ने ही तय कर दिया है कि ये लड़की जो है ये बनी है पति परमेश्वर के पाँव में तेल मलने के लिए। जब ऊपर वाले ने ही ऐसा सिस्टम बना दिया है तो हम होते कौन हैं कि आधी आबादी तो गांव में लड़कियों की है। ये आधी आबादी को हम होते कौन है फिर शिक्षा देने वाले या शक्ति देने वाले? क्यों दें? जब ईश्वर ने ही तय कर रखा है कि स्त्री का स्थान तो पुरुष के चरणों में है, तो हम ईश्वर के नियम को चुनौती क्यों दें? ये चलता है गांव में। तुम क्या कर लोगे गांव में? शिक्षा से क्या होगा? अरे जिसकी किस्मत में लिखा होता है उसको मिल जाता है। और ये शिक्षा कोई शिक्षा है? ये तो अंग्रेजों ने हमसे चुराई हुई है। ये कोई शिक्षा है? असली शिक्षा तो हमारे पुराणों में लिखी है। ये चलता है गांव में। तुम क्या कर लोगे वहां पर? तुम जाओगे स्कूल खोल दोगे, उस स्कूल में तुम थोड़ा बहुत पढ़ा लो तो चल जाएगा। उस स्कूल में तुमने कोई वाकई कीमती बात, उपयोगी बात बतानी शुरू की, और जो कुछ भी उपयोगी होगा वो थोड़ा सा विद्रोही और क्रांतिकारी होगा। तुमने वहां कोई विद्रोही बात बतानी शुरू की, तुम्हारा स्कूल ही जला दिया जाए, तुम क्या कर लोगे गांव में? मुझे मालूम है मैं
एक एक्सट्रीम पिक्चर सामने ला रहा हूँ, पर तुम्हारे भीतर जो फैंटेसीज बैठी हैं उनको निकालने के लिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ी एक्सट्रीम बातें करूँ। सर गांव जाके लोगों से डील करना, उनसे बात करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि अच्छा जी, जैसे ये ग्रामीण फैंटेसी भी ना इसीलिए है क्योंकि यहाँ तुम ज्ञान के मंदिर में बैठे हुए हो, यहाँ तुम आईआईटी मद्रास के मंदिर में बैठे हुए हो, तो ये एक लग्जरी है कि अब मैं यहाँ बैठ के कल्पना कर रहा हूँ, आहा गाँव में क्या स्वच्छ नदी बहती है, उसमें हंस डोलते हैं, उसमें कमल खिलते हैं, उसमें सुंदरियाँ स्नान करती हैं, और मैं वहाँ पर जा कर के बिल्कुल क्रीड़ा करूँगा। ये लग्जरी भी तुम्हें तभी तक है ना बेटा जब आईआईटी के कैंपस में बैठे हुए हो। जिस दिन सचमुच पहुँच गए वहाँ गाँव के नाले में, जो तुम्हारी कल्पनाओं की नदी है, जो कल्पना में तुम्हारी नदी है वो गाँव का गंदा नाला है जिसमें सुअर लौट रहे हैं, जिस दिन सचमुच वहाँ पहुँच गए उस दिन भगोगे फिर वहाँ से। पर यहाँ भी बैठ के तुम क्यों कल्पना करते हो बता देता हूँ। जिस दिन गाइड से प्रेशर आ गया उस दिन गाँव याद आना शुरू हो जाता है। मेरा गांव कितना अच्छा था, वहाँ कोई कुछ नहीं करता था, वहाँ ना कोई गाइड था ना कोई प्रेशर देने वाला था, मुझे मेरे गांव जाना है। हाँ, बैल की याद आ रही है। सर मेरा माई सेल्फ अमन मोदा PhD स्कॉलर सर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। मैंने आपकी बहुत वीडियो देखी और बुक्स भी बहुत सारी पढ़ी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और मैनिफेस्टेशन वगैरह। तो सर मेरी बुक्स हैं ये। मतलब आपकी बुक्स नहीं है, बुक्स भी पढ़ी है बोल रहा हूँ। तो सर आपकी जो बातें हैं थोड़ी बुक्स वगैरह से बहुत ज़्यादा हद तक मिलती भी है। तो मेरा एक क्वेश्चन था सर कि आपने बोला हैप्पीनेस और वगैरह ये, तो मेरा मतलब बुक्स वगैरह में है और बहुत सारी वीडियोस वगैरह में भी है कि हैप्पीनेस कम फ्रॉम इनसाइड। अगर आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ मिथिलेश। हम 3 साल पहले आपकी वीडियो देखते थे और हमारा ये था कि आपसे एक दिन मिलेंगे। तो आज ऐसा लग रहा है कि वो दिन आ गया। और कुछ भी जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैकी चैन वगैरह और ये शाहरुख खान, तो इन्होंने मैनिफेस्ट किया था कि एक दिन हम कुछ बनेंगे। तो वो चीज़ उनको अब मतलब लास्ट में या फिर आगे जाके मिली उनको। तो मेरा ये मानना है सर कि ये कितना ठीक है कितना गलत है, मैं खुद ही मतलब सोचता हूँ दुनिया में बार-बार। 800 करोड़ लोग हैं और एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास कामनाएं ना हो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर किसी चीज़ को मतलब बहुत हाईली इंटेंसिटी उस पे वर्क करे और नहीं, उसको वर्क करे या फिर उसको सोचे, तो वो आगे जाके हो सकती है। फिर सर मतलब ये खुद की एक मतलब धारणा ऐसा नहीं हो सकता। तो नहीं, तुम अगर बताओ। यूनिवर्स को कोई मैसेज करे और रिफ्लेक्ट होगा या फिर नहीं होगा वो। मुझे वो हिरण मेरी गोद में चाहिए। तुम बताओ मैं कितनी सदियों तक सोचूं यहाँ बैठ के तो वो आएगा। जल्दी बताओ। और हिरण भी नहीं चाहिए, मुझे डायनासोर चाहिए। मैं भाई छोटी कामना क्यों रखूं? मुझे मेरी गोद में बेबी डायनासोर चाहिए। मैनिफेस्ट कराओ। लेट द यूनिवर्स सपोर्ट माय डिजायर। नहीं, उसके लिए सर काम भी तो करना पड़ेगा ना आगे तो जाके। काम करो ना, सोच क्यों रहे हो? तो काम करो। मैनिफेस्टेशन क्या है? काम करो ना। और काम तभी कर पाओगे जब काम से प्यार हो। और जब काम से प्यार होगा तो आदमी काम करेगा कि बैठ के सोचेगा? बोलो। और प्यार तभी होगा जब काम में सार्थकता हो। निरर्थक काम से कोई प्यार करेगा? और तुम्हारे लिए सार्थक क्या है तभी पता चलेगा जब तुम खुद को जानते हो। जो यही नहीं जानता वो कौन है? उसे ये कैसे पता कि उसके लिए सार्थक क्या है? तो देखो कि क्या सार्थक है और उसमें डूब जाओ। उसी से जो परिणाम आता है तो आता है। कामना के घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं हो जाता। ये है ना, ये मृग, तो संस्कृत साहित्य में इनके लिए नहीं सुप्त से सिंह से प्रविशन्ते मुखे मृगा। शेर भी अगर सोया पड़ा रहेगा तो उसके मुंह में आकर के मृग नहीं घुस जाएगा। बट सर मुझे लगता है सोचो, कि शेर मैनिफेस्ट कर रहा है। बट सर किसी चीज की कहते हैं सोच उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथ है नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मृखे मृगा। ये छठी में पढ़ा होगा। यस सर, 18th चैप्टर हाँ, में था। तो जहाँ मनोरथ था वहाँ मैनिफेस्टेशन कर दो। नहीं उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ते कार्याणि ना मनोरथ है।
न मैनिफेस्ट करने से कार्य नहीं सिद्ध होते हैं, उद्यम से सिद्ध होते हैं। और उद्यम तभी कर पाओगे जब काम से प्यार होगा। और काम से प्यार तभी होगा जब काम में कुछ सार्थकता तभी होगी जब ये तो पता हो कि मेरा काम से रिश्ता क्या है। और मैनिफेस्ट करने का इंतजार कर रहे थे इसीलिए 3 साल लग गए मिलने में। अगर थोड़ी कर्मठता दिखाई होती तो फ्लाइट लेके दिल्ली आ जाते, 3 साल पहले मिल लिए होते, है ना। मैं तुम्हारे मैनिफेस्टेशन से यहाँ नहीं आया हूँ, मैं अपने मिशन से यहाँ आया हूँ। एक और मेरा है ये एक्चुअली सर, मैं बताना चाहूँगा आपको, ये आपका मैंने एक और वीडियो देखा था जो कोचिंग सुनहरे सपने कोटा कोचिंग इंडस्ट्री, मैं कोटा से ही हूँ, मैं वहाँ पे कोचिंग किया था। तो मैं पहले ब्राइट स्टूडेंट, देन मैं एक भीड़ में गया, वो एक बड़ी 24 बैच 25 बैच, फिर मैं वहाँ पे उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, और वहाँ से जो कॉन्फिडेंस गिरा उसको मैंने पाया वापस इधर है, वो भी आपकी मदद से पाया है। वो उसको मतलब ऐसा भीतर बिल्ड हो गया, ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है और मैं मतलब कुछ वो देखो फिर से हो सकता है आदमी को ना, ये सांसारिक संयोगों से पिटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा। नहीं तो दिल टूटेगा और तुम क्रैश करोगे। ये भी जो तुम कह रहे हो ये थोड़ी अच्छी बात है पर थोड़ी सी खतरनाक भी है, मैं सावधान कर रहा हूँ। हाँ, तुम ये मान रहे हो कि कोटा में तुम्हारी असली पिटाई हुई, फिर तुम उस पिटाई को महत्व दे रहे हो, तो तुमको अच्छा लग रहा है कि तुम अपनी जो प्रेस्टीज थी, एस्टीम थी, अपना जो आत्मविश्वास था, तुम आईआईटी में आकर उसको रिकवर कर पाए। यही हो रहा है ना। आपकी मदद से आईआईटी या मेरी मदद से कर पाए, मान लो, ठीक है। लेकिन ये भी अच्छे से जान लो कि दुनिया के, ज़िंदगी के जितने हमारे ये कोटे होते हैं ना, ये सब साइक्लिक होते हैं, दे रिकर। वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। फिर किसी चीज़ में पिटाई हो जानी है। ज़िंदगी तुमको सहलाने दुलराने के लिए नहीं है। ये सोचो इसी के नीचे जो पड़े हैं वो सब ऐसे ही रहे होंगे। कोई विजेता है, कोई कुछ है, कोई किसी का प्यारा है। ज़िंदगी है तो तुम्हें पीटने के लिए ही, पीट पाट के मिट्टी ही बना देगी। तो न तो ये सोचना चाहिए कि पिट गए और न ये सोचना चाहिए कि जीत गए। ये सब बहुत लोकल कंक्लूजन्स हैं। लोकल समझ रहे हो ना, एक बड़ी पिक्चर छोड़ के आप एक पॉइंट को देख रहे हो और उस पॉइंट से आपने कोई इनवैलिड कंक्लूजन निकाल लिया है। सुपर लोकल, सुपर टेम्पोरल। जो आज का सिकंदर है वो कल क्या हो रहा होगा, वहीं पे लतियाया जा रहा होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। कभी भी बहुत सरप्राइज नहीं हो जाना चाहिए अगर ज़िंदगी ने पीट दिया, और न कभी बहुत फूल जाना चाहिए अगर ज़िंदगी ने इज़्ज़त बख्श दी या कुछ मनचाहा मिल गया। वो रैंडम ही है। उस रैंडमनेस में बस एक चीज़ फिक्स्ड है, जाना तो मिट्टी के नीचे ही है। या राख हो जाना, राख भी यही मिट्टी बनेगी। तो इन बातों को बहुत नहीं करते हैं। When on top, always be ready for a crash. Let nothing surprise you in that sense. बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिसका तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये जो जेई वगैरह की चीज़ है, इसमें से एक बड़ा हिस्सा तो बायोलॉजिकल ही है। वो जिन चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं उसमें से काफ़ी कुछ तो फिजिकल है सीधे सीधे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक रैंकिंग पीपल ऑन देयर हाइट। इसमें कोई क्या कर लेगा, हाइट तो नहीं बदल सकते ना अपनी, पूरी तरह वैसा नहीं है। पर ये जो सो कॉल्ड आईक्यू है ये बहुत हद तक बायोलॉजिकल होता है। अब किसी को पैटर्न डिटेक्शन की एबिलिटी मिली हुई है जन्म से ही, तो तुम उससे कैसे जीत लोगे। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है आईआईटी जेई में, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती है, वो एक पैटर्न डिटेक्शन एक्सरसाइज होती है
कि आपने प्रॉब्लम को देख के समझ लिया कि नहीं, ये किस पैटर्न का मैनिफेस्टेशन है प्रॉब्लम, और जैसे ही आपने डिटेक्ट कर लिया फिर आप उसमें प्लग इन करोगे चीज़ों को और आप एक सॉल्यूशन निकाल लोगे। यही होता है। बहुत हद तक वो एबिलिटी बायोलॉजिकल होती है। मुझे नहीं मालूम किस हद तक, शायद 20%, शायद 40%, शायद 60%, बट देर इज डेफिनेटली दैट जेनेटिक कंपोनेंट इन दैट। तो आप उसमें पिट गए तो आपको उसमें क्या उतना मातम बनाना। ठीक है, मतलब मैं हिरणों से रेस में थोड़ी जीत सकता हूँ। अब मैं रोऊं कि अरे कैंपस में 713 हिरण थे और एक से भी नहीं जीता मैं, तो ये क्या है? कुछ नहीं है इसमें भी। मतलब रेस मेरी उनसे नहीं थी। ऐसा है सर कि जैसे पेरेंट्स हैं, उन्होंने पढ़ाई पे इतना इन्वेस्ट किया है। तो पेरेंट्स को बताओ ना कि आप ऐसी चीज़ में मुझसे बोलो जीतने के लिए जहाँ मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस हो। आप मुझे जिस कंपटीशन में डाल रहे हो उसका नेचर पार्टली बायोलॉजिकल है, पार्टली, बाकी तो अपनी मेहनत और ये सब चीज़ें हैं ही हैं। तो मैं उसमें एक सीमा से आगे परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और अगर उस सीमा से आगे कर रहा हूं तो दैट वुड ओनली मीन दैट जेनेटिक्स आर फेवरेबल। JEE-1 कोई बहुत ज्ञानवान या चरित्रवान बंदा थोड़ी होता है कि वो अद्भुत ज्ञानी था इसलिए JEE-1 बना, या कि वो अद्भुत रूप से कर्मठ पुरुषार्थी था तो उसने जो पहाड़ हिला दिए कोई और नहीं हिला पाया इसलिए वो JEE-1 बना। उसमें बहुत बड़ा रोल तो ग्रे मैटर का होता है जो कि इनहेरिटेड होता है। आप उसको कोई क्रेडिट नहीं दे सकते। ये लगभग लुक्स जैसी बात है। टू वॉट एक्सटेंड आई डोंट नो, वो रिसर्च करो तुम, उस पर तुम्हें करनी चाहिए रिसर्च कि जेई क्रैक करने में जेनेटिक्स का क्या रोल होता है, 20% या 60%, वो रिसर्च तुम करो। हाँ, और ये इसके जो तुम्हारी रिसर्च से जो चीज़ निकलेगी उसको जाके कोटा में प्रचारित करो, तो इससे वहाँ सुसाइड्स रुक जाएंगी। जब उनको पता चलेगा कि भाई एक 60 सीसी की मोपेड को फेरारी से कॉम्पीट कराना अनफेयर है, क्योंकि दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। इसका 60 सीसी का इंजन है, उसका 5000 सीसी का इंजन है या 10,000 सीसी का। मैं इसको कितना भी दौड़ा लूँ, हालांकि जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को बहुत आसानी से एक्सक्यूज़ की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो जेनेटिकली इन्फीरियर हूँ। मुझे मालूम है वो खतरा, लेकिन अब तुम जो पूछ रहे हो उसमें जो सच्चाई है वो बतानी भी पड़ेगी। फेयर अनफेयर नहीं होती है ज़िंदगी रैंडम होती है। बस वो क्या है, हमें उस तरह से सोशली बनाया है ना, इसलिए वो थोड़ा रह गया। बाकी तो सर अभी मतलब जितना बार मैंने जो चीज़ें देखो रैंडम है उनसे ऑर्डर डिमांड करना खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जो चीज़ें रैंडम हैं तुम वहाँ जाकर उम्मीद करो, कामना करो कि उसमें कोई ऑर्डर हो जाएगा, तो ऑर्डर कैसे आ जाएगा? लेकिन ईगो चाहती यही है, वो चाहती है कि अपना अस्तित्व जस्टिफाई करे। तो कहती है मैं हूँ तो मेरी ज़िंदगी में कोई मीनिंग भी तो होना चाहिए। द यूनिवर्स इज रैंडम एंड लाइफ इज एब्सर्ड, बट द ईगो डिमांड्स मीनिंग, एंड व्हेन इट कैन नॉट गेट मीनिंग देन इट सुपर इम्पोजेज अ मीनिंग। तो तुम मीनिंग सुपर इम्पोज कर दोगे, पर वो मीनिंग लाइफ वैलिडेट करेगी ही नहीं, और फिर तुम्हें झटके लगेंगे, दिल टूटेगा। इसी को सफरिंग बोलते हैं।